है ना। तो फर्स्ट हियरिंग की सिचुएशन है और बोथ पार्टीज आर अवेलेबल। तो प्रोसेस क्या है? इश्यू प्रोसेस हो चुका है ना, पार्टीज आ गई हैं, WS आ चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। कोर्ट क्या करेगा? पहले कंट्रोवर्सी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, फाइंड आउट द कंट्रोवर्सी, है ना। कंट्रोवर्सी को फाइंड आउट करेगा और कंट्रोवर्सी को फाइंड करने के बाद इफ इश्यूज आर देयर, अगर इशू इन्वॉल्व है तो ऑर्डर 10 रूल 1A प्लस सेक्शन 89 में प्रोसीड कराएगा। और इफ नो इशू इन्वॉल्व तो ऑर्डर 15 में प्रोसीड कराएगा। फिर उसके बाद व्हाट इज ऑर्डर 10 रूल A एंड 89, दैट इज ADR। तो कोर्ट क्या करेगा? ADR के लिए मैटर को भेजेगा और ADR का रिजल्ट या सक्सेस होगा या अनसक्सेसफुल होगा। अगर ADR का रिजल्ट सक्सेसफुल होता है, मैटर तो खत्म हो गया, मैटर एंड्स। और अगर अनसक्सेसफुल होता है तो तब क्या होगा? तब इश्यू फ्रेम होंगे, है ना। अनसक्सेसफुल होता है तो वापस कोर्ट में आएगा। सीरीज को समझने की कोशिश करते ना। इन कोर्ट अगेन, कोर्ट में आएगा वापस। कोर्ट क्या करेगी? नाउ कोर्ट विल फ्रेम, कोर्ट फ्रेम इश्यूज। कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगी कहां पे? अंडर ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम होंगे। पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। एक बार ऑर्डर इशू फ्रेम हो गए उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नहीं, इंट्रोगेटरीज होंगी और आई कैन से डिस्कवरी, डिस्कवरी प्रोसेस होगा, है ना। डिस्कवरी होता है ऑर्डर 11 में। और डिस्कवरी के बाद क्या होता है? एडमिशंस होते हैं अंडर ऑर्डर 12। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दीज कनेक्शंस वन बाय वन। तो बेसिकली फर्स्ट हियरिंग से लेके एडमिशन तक विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या है, कैसा है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद ऑर्डर 10। ये कुछ नहीं है, हमको बेसिक पढ़ना है ना। और कुछ डेज हैं वो समझने हैं, कुछ प्रोसेस है वो समझना है। बट ये चलेगा ऐसे ही। तो आपके पास जब केस आया तो इससे ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, 13 14 भी इसमें फॉल कर जाते हैं, पढ़ेंगे कहाँ फॉल करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ऑर्डर 10 से लेके 15 बेसिकली फर्स्ट हियरिंग की सिचुएशंस को डील करता है ना। फर्स्ट हियरिंग से लेके वो एडमिशन एविडेंस तक इस सिचुएशन से डील करता है। चलिए, लेट अस मूव इनटू, तो एक एक करके लेट अस मूव इनटू ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट हियरिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हियरिंग मतलब पार्टीज आर कमिंग आफ्टर इश्यू ऑफ प्रोसेस, है ना। सम्मन हो गया, है ना। प्रोसेस इशू हो गया, सम्मन हो गया, दोनों पार्टीज को अचीव हो गया और दोनों पार्टीज ऑन द फिक्स डेट आर अपियरिंग, उसको बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग, है ना। तो दोनों पार्टीज आ रही हैं ऑन द पहली फर्स्ट हियरिंग। चलिए, तो सबसे पहले आते ही विल मूव इनटू ऑर्डर 10। तो यू आर अ जज, आप सबसे पहले ऑर्डर 10 चेक करोगे। व्हाट इज ऑर्डर 10? लेट अस सी ऑर्डर 10 क्या है।
Order 10 talk about examination of parties by the court. Examination of parties by the court. What is rule 1 says? Rule 1 says, at first hearing of a suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegation of fact as are made in the plaint or WS of opposite party, and as are not expressly or necessarily implication admitted or denied by the court against whom they are made. The court shall record such admission and denial. तो वो क्या बोलेगी? That is examination of the parties करेगी. Regarding pleadings, पार्टी को एग्जामिन करेगी और प्लीडिंग बेसिकली क्या, ट्राई टू फाइंड आउट द रियल कंट्रोवर्सी. इशू फ्रेम नहीं हो रहे हैं, रियल कंट्रोवर्सी क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. कंट्रोवर्सी क्या है? ट्राई टू फाइंड रियल कंट्रोवर्सी. एडमिशंस और डिनायल्स ऑन फर्स्ट हियरिंग भी बोलते हैं इसको, है ना. एडमिशंस और डिनायल ऑन फर्स्ट हियरिंग. ये कंट्रोवर्सी फाइंड आउट करने के लिए कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल गो इनटू रूल 2. देखिए पढ़ते हैं रूल 2. At the first hearing of the suit, the court shall, with view of elucidating the matter in controversy in a suit, examine orally such of the parties to suit appearing in person or present in court as it deem fit, may orally examine any person able to answer any material question relating to the suit by whom any party appearing in person or present in court or his pleader as accompanied. At any subsequent hearing, the court may orally examine any party appearing in person or present in court or any person able to answer any material question relating to the suit by whom such party or his pleader is accompanied. The court may, if think fit, put a course of examination under this rule, question suggested by either parties. क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रियल कंट्रोवर्सी वो क्या कर सकते हैं? वो पार्टीज को ओरली एग्जामिन कर सकते हैं, या उनके प्लीडर्स को ओरली एग्जामिन कर सकते हैं, या उनके एजेंट्स को ओरली एग्जामिन कर सकते हैं. तो कोर्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रियल कंट्रोवर्सी may orally examine parties, agent और pleader. ये जितने भी oral examination होंगे ना, these oral examination as per rule 3, the court will record them in writing. तो वो ओरली एग्जामिन करेगा और उनको रिकॉर्ड करेगा राइटिंग. अगर सवाल कोर्ट किससे पूछ रहा है? प्लीडर से या एजेंट से, एंड अ प्लीडर एजेंट इज नॉट एबल टू आंसर, तब क्या होगा? रूल 4, इफ प्लीडर और एजेंट फेल टू आंसर,
द कोर्ट may ask party to appear in person. कोर्ट क्या कर सकती है, वो पार्टी से कह सकती है पर्सन अपियर है और फॉर हिज पर्सनल अपीयरेंस may postpone the hearing, may postpone the hearing for his पर्सनल अपीयरेंस. वो पोस्टपोन कर सकता है हियरिंग पर्सनल अपीयरेंस के लिए. कितने दिन के लिए? 7 days. 7 days के लिए पोस्टपोन है. रूल 4, अपीयर इन पर्सन का मतलब होता है कि पार्टी से बोलेगा, पार्टी ने क्या है, खुद नहीं आई पार्टी ने वकील को भेज दिया है या अपने एजेंट को भेज दिया है और कोर्ट उससे कंट्रोवर्सी फाइंड आउट करने के लिए सवाल पूछ रही है और वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है. तो कोर्ट क्या करेगी, 7 दिन का टाइम देगी और पार्टी से बोलेगी आप खुद आके जवाब दीजिए, आपका एडवोकेट नहीं दे पा रहा है. तो अपीयर इन पर्सन बोलते हैं इसको. एक बार ये काम हो गया तो 2 सिचुएशन होंगी. तो ओरली एग्जामिन कर लिया, कंट्रोवर्सीज चेक कर ली, उनको लिख लिया गया. 2 सिचुएशन हो सकती है. फर्स्ट, देयर इज अ कंट्रोवर्सी, there is no controversy. अगर कोर्ट को लगा कि देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, तब सबसे पहला टास्क क्या है, नाउ कोर्ट विल प्रोसीड अंडर ऑर्डर 10 रूल A to C, रूल 1A to C. कोर्ट प्रोसीड करेगी रूल 10 का, ऑर्डर 10 का रूल 1A to C. रीड विद सेक्शन 89. कोर्ट का क्या ड्यूटी है? ड्यूटी है, इट्स अ ड्यूटी, बट ऐसा नहीं है ये ड्यूटी हर केस में है. जहां पे उसको लगता है कि ADR आर पॉसिबल, दैट इज इफ ADR possible, then it is the duty of the court to move into order 10 rule 1A B C, read with section 89. चलिए पढ़ते हैं. व्हाट इज ऑर्डर 8 रूल, ऑर्डर 10 रूल 1 कैपिटल A B C और व्हाट इज 89. सेम है सारा कुछ, बस रीड करना है, बाकी कुछ नहीं है. हाँ हाँ ऑब्वियस. चलिए लेट अस रीड ऑर्डर 10 रूल 1A और C. कहाँ पे लिखा? टू एग्जामिन है ना, टू अप्रेज है ना, अध्ययन कर रहे हैं तब है ना. चलिए लेट अस रूल ऑर्डर 10 का रूल 1A. देखिए, आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशंस एंड डिनायल है ना, तो ये दैट मींस दे हैव फॉलोड द रूल्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 10 का रूल 1 2 3 4. आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशंस एंड डिनायल्स, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्ट ईदर मोड ऑफ सेटलमेंट. तो क्या होगा? कोर्ट शैल डायरेक्ट, कोर्ट शैल डायरेक्ट पार्टीज फॉर एमिकेबल सेटलमेंट. देखिए, शैल का मतलब मैंडेटरी है, बट किस केसेस में? जहां पे एमिकेबिलिटी पॉसिबल है वहां पे, हर केस में नहीं, बट जहां पे पॉसिबिलिटीज है, कोर्ट को लगता है 1% भी लगता है कि ये एडीआर हो सकता है. मीडिएशन, एमिकेबल का मतलब होता है मीडिएशन हो सकता है,
कॉन्सिलिएशन हो सकता है या लोक अदालत हो सकता है। ETC कोई भी एमिकेबल सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट शैल आस्क द पार्टी टू ऑप्ट एनी ऑफ इट। पार्टी को भेजे, पार्टी डिनाई बनाई नहीं कर सकती, पार्टी को भेजना है, जाना ही जाना है। The parties of the suit to opt either mode of settlement outside the court is specified under subsection 1 of section 89. On the option of the parties, the court shall fix the date of appearance before such forum or authority as may be opted by the party. Rule B. When a suit is referred under Rule 1A, the party shall appear before such forum authority for the conciliation of the suit. Where a suit is referred under sub-rule 1A and the presiding officer of the conciliation forum or authority is satisfied that it would not be proper in trust of the justice to proceed with the matter further, that it shall refer the matter again to the court and direct the parties to appear before the court on the day fixed. तो क्या होगा? कोर्ट पहले ऑप्शन देगी कि either you go for all any of this, है ना, और उसके बाद फिक्स कर देगी डेट। Next, fixed date. Parties have to appear on the forum. Parties have to appear before the concerned authority. Concerned authority. तो जो अथॉरिटी कोर्ट ने बताया कि आपको वहां जाना है, वहां जाएंगे। रूल सी में क्या है? अथॉरिटी विल ट्राई टू सॉल्व इट एमिकेबली, है ना। द अथॉरिटी will try to solve it amicably and if fails, और अगर फेल हो जाता है तब return the matter to the court with the endorsement that settlement has not occurred. Return the matter endorsement that settlement not occurred. ठीक है, तो या तो सेटलमेंट हो जाएगा या सेटलमेंट नहीं होगा। ये ऐसा कुछ है नहीं जो हमको पता ना हो ना। चलिए, ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये प्रोविजन है, आपको एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, व्हाट इज सेक्शन 89 एक बार पढ़ के देख लेते हैं, ताकि वो भी कल को ये ना बोल दे कोई कि सर ने 89 नहीं पढ़ाया था। हाँ, डेंजरस है बहुत ज़्यादा। चलिए, अब दिस इज एंड ऑफ सीपीसी है। 2-4 टॉपिक ही बड़े बड़े रह गए, बट एंड ऑफ द सीपीसी हम पढ़ ही रहे हैं इसको बस। अब तो सीपीसी समझ में भी आ रही होगी ना, इजी सा है, कुछ है ही नहीं ऐसा कि इसमें कुछ है। देखिए सेक्शन 89, वेयर इट appears to the court that there exists the element of settlement। तो मैंने आपको बताया था ना, वहां पे जो shall word है उसका मतलब ये है कि there is an existence of the element of settlement which may be acceptable to the parties. The court shall formulate the term of settlement and give them to the parties for their observation, and after receiving the observation of the parties, the court may reformulate the term of possible settlement and refer the same to the arbitration, conciliation, judicial settlement through लोक अदालत और mediation। याद रखिएगा, ये 4 मोड्स ऑफ जो सेटलमेंट है ना, ये आपके एमसीक्यू में आता है। सेक्शन 89 में आपके एमसीक्यू में वो अक्सर पूछ लेते हैं, व्हाट 4 मोड्स ऑफ सेटलमेंट दे हैव डिस्कस्ड। तो आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मेडिएशन एंड द जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत। आर्बिट्रेशन जब जाएगा तो कैसे होगा? आर्बिट्रेशन एक्ट के थ्रू होगा। लोक अदालत में अगर जाएगा तो लोक अदालत या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट जो है उसके थ्रू सेटलमेंट होता है ना। जुडिशियल सेटलमेंट जो है वो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू होता है, और जो मेडिएशन जो उसका कोई सेटल प्रोविजन नहीं, एडीआर में दे रखा है, उसके थ्रू हो जाता है। ठीक है, अथॉरिटी एक्ट 1987।
अब व्हाट इज हैपेंड, अब हम मान के चलते हैं कि सपोज हुआ क्या कि दिस amicable has not happened, है ना, तो मैटर हैज कम बैक टू द कोर्ट, रिटर्न आ गया है। आगे मूव करते हैं। नो एमिकेबल सेटलमेंट हैपन, तो दो चीजें होंगी, है ना, सेटलमेंट हैपन, सेटलमेंट अकर। सेटलमेंट अकर हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खत्म मैटर। सेटलमेंट डज नॉट अकर, मैटर कम बैक टू, मैटर केम बैक टू द कोर्ट। मैटर कहाँ गया? कोर्ट में वापसी आ गया। अब कहाँ जाएगा मैटर? कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल मूव अंडर विल प्रोसीड अंडर ऑर्डर 40। कोर्ट कहाँ प्रोसीड कर जाएगी? ऑर्डर 40। ऑर्डर 14 में क्या होता है? नाउ कोर्ट विल गो इनटू द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। अब कोर्ट क्या करेगी? सेटलमेंट ऑफ इशू करेगी। तो ऑर्डर 14 में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हम पढ़ चुके हैं। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट नाउ विल फ्रेम इश्यूज। बताइए कौन कौन से इश्यूज फ्रेम करेगी? इश्यूज कैसे होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? पढ़ा चुका हूं मैं, जिसने पहले नहीं पढ़ा। इश्यूज कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, इसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ लॉ, है ना। इश्यू ऑफ लॉ फ्रेम करेगी, इश्यू ऑफ फैक्ट फ्रेम करेगी, और थर्ड टाइप के इश्यू हो सकते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, है ना। मिक्स्ड इश्यूज, मिक्स्ड इश्यू ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। तो ऑर्डर 14 में कोर्ट, एग्जैक्टली भावना, वेरी गुड। इश्यू ऑफ लॉ, इश्यू ऑफ फैक्ट या मिक्स्ड इश्यूज ऑफ लॉ या फैक्ट। इश्यूज कैसे कैसे डिसाइड होते हैं? हाउ इश्यूज आर डिसाइडेड? ये तीनों इश्यूज कैसे डिसाइड करेगी कोर्ट? ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स प्रेजेंट इन द प्लीडिंग्स। इश्यूज फ्रेम करने का पहला काम रहेगा कोर्ट का कि वो क्या करेगी? वो इश्यू बनाने की, और हम इसको प्रिलिमिनरी इश्यूज भी बोलते हैं ना। तो वो इश्यूज ऑफ लॉ को बेसिकली प्रिलिमिनरी इश्यूज भी बोलते हैं, याद है? रिमेंबर, इसको प्रिलिमिनरी इश्यूज भी बोलते हैं, है ना। इश्यू फ्रेम करेगी, सही फ्रेम हो गए तो ठीक है, नहीं फ्रेम हुए अब क्या होगा वो देखते हैं। लेट अस सी। एक बार ऑर्डर 14 पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं इशू फ्रेम करते हुए किन बातों का ध्यान रखेगी। ठीक है, चलिए समझ रहे हो ना कैसे खत्म हो रहे हैं ऑर्डर? खत्म, कुछ है ही नहीं। बताओ कुछ है इसमें? इसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। नॉर्मली पढ़ाता भी नहीं हूँ मैं ऑर्डर 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब अंदर रीड नहीं करता हूँ, बट आज बच्चे एब्सेंट है, आधे गायब हैं, फायदा उठा लेते, पढ़ा लेते हैं। वरना ये चार्ट से समझाया था 10 to 15 तो चार्ट से समझ में आ जाता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कुछ ऐसा मिलता है जो हमने नहीं पढ़ा हो। रूल 1, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। द इश्यू अराइज when the material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by other party। ये हम पढ़ चुके। इश्यूज के लिए कोई समझ है ना? इश्यूज आर framed by the admissions and the denials of the both parties। Material propositions are those proposition of law or fact
which a plaintiff allege in order to show the right to sue, or defendant must allege in order to constitute the defense. We know this, है ना. आपको ये रूल याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऑर्डर नंबर याद होना चाहिए बस. Each material proposition affirmed by one party and denied by other party shall form a subject of distinct issue. Issues are of two type, issue of fact और issue of law. और मैंने थर्ड आपको बता दिया, mixed issue of law और fact भी होता है. At the first hearing of the suit shall, after reading the plaint and written statement if any, and after examination of order 10 rule 2, order 10 rule 2 मतलब वो mediation pleading when everything has happened, and after hearing the parties or their pleaders, ascertain upon what material proposition of fact or law the parties arise at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appear to be depends. है ना. तो वो ऑर्डर 2 का रूल 2 का ऑर्डर 10 रूल 2 में तो एग्जामिनेशन वगैरह सब ऑलरेडी हो चुके हैं, लिख चुके हैं, मेडिएशन की रिपोर्ट भी आ गई है, अब इशू फ्रेम होंगे. आगे बढ़ते हैं. रूल 2 और कुछ नहीं पढ़ा है. रूल 2 इज इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको रूल 2 की खासियत क्या है. Notwithstanding that case may be disposed of on preliminary issue, the court shall, subject to the provision of sub rule 2, pronounce the judgment on all issues. Where issues both of law and fact arises in a same suit, the court is of opinion that the case of any part there may be disposed of on the issue of law. It may try issue first if that issue relates to the jurisdiction of the court or suit created by law, time for the force, and for that purpose may, if fit, postpone the settlement of other issues after until these issues has been determined, and may deal with the suit in accordance with the decision of that issue. क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. ये क्या कह रहे हैं, कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो सारे इश्यूज एक साथ फ्रेम कर ले और सबको डिसाइड कर दे. वो चाहे तो पहले लॉ के इश्यूज को, प्रिलिमिनरी इश्यूज को पहले बनाए, फ्रेम करे, उनको डिसाइड करे, और उसके बाद क्या करे, इश्यू ऑफ फैक्ट बनाए और उनको डिसाइड करे, वो उसकी विषय. तो आप ये फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट को कि सारे इश्यूज एक साथ डिसाइड करो. कोर्ट की मर्जी है. ये बात मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ पहले ही कि नॉर्मली लॉ, इश्यू ऑफ लॉ पहले डिस्पोज होते हैं और इश्यू ऑफ फैक्ट बाद को. नेक्स्ट रूल 3. ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ रहा हूँ बिकॉज कुछ ऐसा मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक सेक्शन या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है. मटेरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम्ड. द कोर्ट में frame the issue from any of the following materials: allegation made on oath by the parties or by any person present on their behalf, or made by pleaders of such parties. B, allegation made in a pleading or in answer to the interrogatories delivered in the suit. The content of document produced by either parties. ये तो हमको पता है ना. तो कह रहे हैं इश्यूज कैसे फ्रेम बनोगे, जो मटेरियल प्लीडिंग से प्रेजेंट है वो और जो मटेरियल डिफेंडेंट ने प्रेजेंट किया है वो, दोनों को देख के जो जो चीज़ें डिस्प्यूटेड लग रही हैं उससे इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे. ये पढ़ा चुके हैं, कोई ऐसा बात जो नहीं पता हो बताइए. मोहित क्लियर है ना, ये तो पता ही हमको, नहीं भी पता हो तभी पता है. रूल 4 याद रखिएगा, ऐसे बस याद रखने के लिए लिखिएगा. रूल 4 कि कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और पार्टीज बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज. कोर्ट में एग्जामिन सम पर्सन, सारे नहीं, कुछ एक दो विटनेस या एक अलग पार्टी पर्सन, टू फाइंड आउट द इशू. जो सेक्शन देखिए ऑर्डर 10 रूल 2 का जो एग्जामिनेशन है वो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंट्रोवर्सी. ऑर्डर 14 रूल 4 का जो एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इशू ओनली. यहाँ से फाइनल डिसीजन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि वो जो कंट्रोवर्सी रिवील हुई है वो सच में इश्यू में है या नहीं है, बस उतना पता करने के लिए. रूल 5 क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, पीटी में आ सकता है. ऑर्डर 14 रूल 5 टॉक अबाउट अमेंड एंड स्ट्राइक आउट ऑफ द इश्यूज. कोर्ट चाहे तो किसी भी स्टेज पर बिफोर पासिंग द जजमेंट इश्यूज को अमेंड कर सकती है और स्ट्राइक आउट कर सकती है और ऐड भी कर सकती है. कोर्ट में स्ट्राइक आउट
amend or add issues at any stage of the proceeding. तो अगर कोर्ट को लगता है कोई इशू फालतू में ऐड हो गया है, गलत बन गया है, उसको निकाल सकती है। कोई इशू से लगता है कि गलत तरीके से फ्रेम हो गया है, उसको रीफ्रेम कर सकती है। या उसको लगता है कि कोई इशू मिस हो गया है बनने से, वो उसको बना भी सकती है। ठीक है, कंट्रोवर्सी में सिर्फ ये फाइंड आउट करने की जो बात कर रहे हैं कि डिस्प्यूट क्या है, उस डिस्प्यूट के बेसिस पे इशू बनेगा, नो डाउट। बट डिस्प्यूट होना अलग चीज है, बट क्या वो डिस्प्यूट इशू में है सच में, या कोई और वजह फालतू में लेके आगे वो डिस्प्यूट, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, है ना। तो एट द टाइम ऑफ ऑर्डर 10 हम सिर्फ ये पा रहे हैं कि इनके बीच में झगड़ा है। फिर उस एट द टाइम ऑफ 14 हम फाइंड कर रहे हैं कि क्या ये झगड़ा ऐसा है जिसका इशू फ्रेम होना चाहिए, या पहले ही रेस जडुकेटा से डिसाइड हो गया है, या इनके बीच में एमिकेबल डिस्प्यूट है, या फिर फैमिली सेटलमेंट हो चुका है। बहुत सारे फैक्टर्स वो फाइंड आउट करने के लिए, है ना। वो या प्लीडिंग्स में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ना। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो ऑर्डर 10 का 14 का रेलेवेंसी। इशू देखते हैं इसमें, इशू बनाना, इसमें क्या प्रॉब्लम, इशू फ्रेम करते हैं ऑर्डर 14। इशू तो फ्रेम करोगे ना, जज हो तो इशू फ्रेम करोगे नहीं करोगे। ऑर्डर 14 बताता है इशू कैसे फ्रेम करना है। प्लेंटिफ के मैटर को सुनना है और डिफेंडेंट का मैटर को देखना है। अगर प्लेंटिफ का मैटर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेंटिफ से बोलो 2-4 आदमी लेके आओ, अपना मैटर समझा देगा। डिफेंडेंट का मैटर समझ में नहीं आ रहा है, उससे बोलना 2-4 आदमी लेगा मैटर समझा दे, ताकि आप इशू ठीक से फ्रेम कर पाओ, है ना। चलिए, ऑर्डर 10 रूल 2 का जो एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी थोड़ी है, ऑप्शनल है। ऐसे ही ऑर्डर 14 रूल 5 का जो एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी थोड़ी है, वो ऑप्शनल है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर 10 रूल 2 में अपने एग्जामिनेशन कर लिया तो आपको कंट्रोवर्सी पूरी पता चल गई है, इशू ऑलरेडी क्लियर हो गए, फिर ऑर्डर 14 रूल 5 में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्या किया, ऑर्डर 10 रूल 2 में एग्जामिनेशन किया ही नहीं और वो सब कर लिया है, क्या ट्रायल एंड एवरीथिंग, वो मेडिएशन एंड सेटलमेंट एंड एवरीथिंग, और एट द टाइम ऑफ इशू तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है, अब मुझे एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो ऑर्डर 14 रूल 5 में कर लो। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, राइट। तो जब कंट्रोवर्सी पता कर ली होगी तो इशू तो खुद ही मिल ही जाएगा। वो ऑप्शंस अवेलेबल है। चलिए, अब ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम होगा। आफ्टर इशू फ्रेम अब क्या होगा, आपने इशू फ्रेम कर लिए, वो स्ट्राइकिंग आउट सब कुछ हो गया, है ना। रूल 4 में आप अपना एग्जामिनेशन भी कर लिया, वो सब हो गया। अब क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल स्टार्ट से पहले कुछ ऑप्शनल है आपके पास, कुछ चीजें जो खास है। ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, नो डाउट, इशू बन के ट्रायल स्टार्ट हो गया, बट क्या चीजें और है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल एविडेंस स्टार्ट होने से पहले आप कर सकते हो सिविल लॉ में। दैट इज ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 11, 12 और 13 वो सिचुएशंस हैं जो इश्यू फ्रेम होने के बाद पार्टीज यूज कर सकती है ना। ये ऑप्शंस अवेलेबल टू द पार्टीज। तो चाहे तो पार्टीज 11, 12, 13 में ना जाके सीधा क्या करें, एविडेंसेस एड्यूस कराना शुरू कर दें। अपने प्लेंटिफ अपने एविडेंस देगा, डिफेंडेंट अपने एविडेंस देगा, ठीक है। बट सपोज ऐसा नहीं हुआ, तो सीपीसी में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आफ्टर इश्यू ऑफ फ्रेमिंग, वो देखते हैं। लेट अस गो इनटू ऑर्डर 11 फर्स्ट। समझ आ रहा है ऑनलाइन क्लास? आज 2 घंटे में ही 10 से लेके 15 निपटा दिए जाएंगे। निबट गया, 11, 12, 13 अभी खत्म, 15 रह जाएगा। उसके बाद तो मैं टॉपिक पे आऊंगा जो आज का डिस्कशन है ना, इंटरप्रीटर सूट, टेम्परेरी इंजंक्शन। जितने लोग घर गए हैं आज छुट्टी करें ना, सब याद रखेंगे।
चलिए देखो ना, अभी तो 9:30 बजे हैं। तुमको पता है अभी आधा घंटा हुआ है। आ रहा है टाइम, आ रहा है टाइम, नहीं आता इसमें, वो आ रहा है। अभी आधा घंटा हुआ है, ऑर्डर 11 पे पहुंच गया हूँ मैं। आपको इतनी देर मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? ऑर्डर 10 और ऑर्डर 14 खत्म कर दिया। ऑर्डर 11 अभी खत्म हो रहा है 1 मिनट में। हाँ, चलिए ऑर्डर 11 टॉक अबाउट डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस, ये बेसिकली पार्टीज को अवेलेबल है, ठीक है। रूल 1 टू रूल 23 जो है डिस्कवरीज और इंस्पेक्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवरी। इंस्पेक्शन बात करो, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, याद रखिएगा, है ना। पहले हम डिस्कवरी समझते क्या है और क्या होता है ये। चलिए, डिस्कवरी बेसिकली क्या है? दूसरी पार्टी से कुछ एविडेंस, कुछ सवाल या फिर कुछ डॉक्यूमेंट पूछना। तो इट इज अ प्रोसेस, डिस्कवरी इज अ प्रोसेस बाय विच वन पार्टी कंपेल्स द अदर पार्टी टू रिवील सर्टेन थिंग्स, है ना। टू कंपेल, समझते में क्या कहने की कोशिश? रिवील सर्टेन facts or documents। डिस्कवरी खासियत क्या है? एक बार डिस्कवरी इशू करा ली ना, द अपोजिट पार्टी इट इज कंपल्सरी टू रिवील। डिस्कवरी खासियत क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू रिवील। अगर इफ, समझेंगे अभी, डिस्कवरी इशूड, द कंसर्न पार्टी is compelled to reveal the information, compelled to reveal the information, that is, it is a compulsory disclosure। Discoveries are compulsory disclosure of facts or document from the other side। अब ये है क्या चीज समझने की कोशिश करते हैं। जब इशू बन गया ना, एट द टाइम ऑफ इशू, जब इशू फ्रेम हुए तो आपने आर्गुमेंट भी हुआ है, एग्जामिनेशन भी हुआ है, प्लेडिंग्स भी हुई है, ड्राफ्टिंग भी हुई है। हो सकता है प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के टाइम ने की प्लेडिंग के थ्रू ये जाना हो कि ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो डिफेंडेंट ने लिखी है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो डिफेंडेंट ने लिखे हैं और वो कंट्रोवर्सी में है और वो इशू में है, और जब तक उन फैक्ट्स की डिटेल प्लेंटिफ को पता नहीं होगी, प्लेंटिफ अपना केस स्ट्रांगली प्रूव नहीं कर सकता। या फिर डिफेंडेंट को ऐसा लग रहा है कि प्लेंटिफ ने बहुत सारे फैक्ट को प्लीड किया है, वो कंट्रोवर्सी में भी है और उसकी डिटेलिंग नहीं दी है उसने, और अगर उसकी डिटेल जब तक नहीं आएगी, जब तक क्या, जब तक डिफेंडेंट उसको डिफेंस नहीं कर सकता। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डिस्कवरी प्ले में आती है ऑर्डर 11। डिस्कवरी दो तरीके से हो सकती है ना। इट इज अ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक चीज तो समझ में आ गई बिफोर गेटिंग इनटू 11। डिस्कवरी है क्या? डिस्कवरी कुछ नहीं है, डिस्कवरी क्वेश्चंस है, सवाल है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी से पूछती है कोर्ट की परमिशन से, और जो सवाल वो पूछती है उसका जवाब दूसरी पार्टी को देना है। डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरीज ऐसी इंक्वायरी है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी से कर सकती है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट प्लेंटिफ से कर सकता है। इश्यू ऑफ फ्रेम में, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ फ्रेमिंग
और वो उससे बोल सकता है कि भैया आपने ये बात प्लीट की है, मुझे इस बात से रिलेटेड ये सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दो, या आपने ये डॉक्यूमेंट के बारे में बात की है, इस डॉक्यूमेंट को मुझे दे दो लाके। तो ये क्या हो सकती है, ये दो तरीके से हो सकती है। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये दो तरीके से हो सकती है। आप डिस्कवरी दो तरीके से करा सकते हो। डिस्कवरी ऑफ एविडेंस अलाउ नहीं होता है। आप एविडेंस, आप ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है वो ला के दो, नहीं नहीं। इट इज अ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, दैट इज फैक्टम प्रोबेंडम, दैट इज फैक्ट एन इशू। कि आप बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ बताओ। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, इसको डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स को बोलते हैं इंट्रोगेटरीज। याद रखिएगा, ये आपसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। दिस इज बोलते हैं इंट्रोगेटरीज। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटरीज। इंटेरोगेटरीज, interrogatories, ये राइट स्पेलिंग। They are known as interrogatories। हाँ हाँ बिल्कुल, why not। Same way, discovery of documents, जिस डॉक्यूमेंट पे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपना केस रिलाय कर रहा है, आप उसको भी बोल सकते हैं कि प्लीज गिव मी दैट डॉक्यूमेंट, आई वांट टू ऑब्टेन दैट डॉक्यूमेंट। आप तो उसको बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जमा करो कोर्ट में लाके, दैट इज नोन एज। तो मैंने बोला देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी कैन आस्क प्लीज सबमिट द कॉपी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डिस्कवरी दो तरीके से हो सकती है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स आर नोन एज इंटरोगेटरीज। ये दी गई हैं ऑर्डर 11 के रूल 1 to 11, और ये दी गई है ऑर्डर 11 के रूल 12 to 15। हाँ बोलो बोलो। तो बेसिकली ये डिस्कवरीज होती कैसे हैं समझने की कोशिश करते हैं, जब ऑर्डर 11 रीड करेंगे बात को। तो डिस्कवरी दो तरीके से हो सकती है, डिस्कवरीज ऑफ फैक्ट्स और डिस्कवरीज ऑफ डॉक्यूमेंट। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, डिस्कवरीज ऑफ फैक्ट कैसे कराते हैं या इंट्रोगेटरीज कैसे कराते हैं, है ना। डिस्कवरी ऑफ एविडेंस इज नॉट अलाउड। वो तो एट द टाइम ऑफ एविडेंस आएगा। ये तो कुछ फैक्ट्स जो क्लियर नहीं है, उन फैक्ट्स की डिटेल ले सकते हो आप। डिस्कवरीज ऑफ फैक्ट्स दैट इज नोन एज इंटरोगेटरीज। रूल 1 to रूल 11। इंटरोगेटरीज का मतलब क्या है, टू आस्क क्वेश्चन थॉरोली, टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटरी का वर्ड का मतलब होता है आस्क क्वेश्चन और टू मेक इंक्वायरी। होता क्या है, सपोज किसी फैक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है किसी पार्टी को, तो सपोज ये पार्टी है, ये कोर्ट है, होगा क्या, ये पार्टी कोर्ट को क्या देगी, इंटरोगेटरीज, कि आई वांट दीज इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। कोर्ट उस इंटरोगेटरीज को डिटरमाइन करेगी, एग्जामिन करेगी, और उसको अगर ठीक लगा तो वो इसको भेजेगी, और इसको क्या करना होगा, इसको इसका रिप्लाई सबमिट करना होगा।
हर हाल में रिप्लाई सबमिट करना होगा। पर्पस क्या रहता है इसका? द पर्पस अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो दो पर्पस है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द केस ऑफ द अपोजिट पार्टी। इंट्रोगेटरीज का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड द केस बेटर। और दूसरा क्या हो सकता है? टू सपोर्ट हिज केस, टू सपोर्ट और क्रिएट इट्स प्लीज। तो अपनी प्लीज क्रिएट करने के लिए इंट्रोगेटरीज को भी प्लेंटिव डिफेंडेंट से ले सकता है, डिफेंडेंट प्लेंटिव से ले सकता है। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इंट्रोगेटरीज जो है उसका रिप्लाई इंट्रोगेटरीज इशू होने के 10 दिन के अंदर अंदर जमा करना होता है। ये जो रिप्लाई होता है ना, इसका टाइम पीरियड होता है 10 डेज। हम पढ़ेंगे अभी। तो जिस दिन इंट्रोगेटरीज इशू हो गई उसके 10 डेज के अंदर अंदर कोर्ट इसको एक्सटेंड कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 डेज के अंदर अंदर इसको सबमिट करना। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ के देखें। रूल 1 टू रूल 11 पढ़ते हैं पहले। इंट्रोगेटरीज क्वेश्चनियर को कैसे डेवलप करते हैं, है ना। डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज। तो डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज मतलब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, डिस्कवरी बाय क्वेश्चनर्स। ठीक है, तो पार्टीज इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस और उसकी वजह से याद रखिएगा इंट्रोगेटरीज प्लेंटिफ डिफेंडेंट को दे सकता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को दे सकता है। जहां पे इंट्रोगेटरीज वर्ड इस्तेमाल हो रहा है दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। तो डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज मतलब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। दैट मींस कुछ क्वेश्चंस लिख के भेजे गए हैं। तो क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे फ्रेम होते हैं वो क्वेश्चन, मतलब मॉडल आंसर समझ लेंगे इसको। और उसका रिप्लाई भी लिख के भेजना होता है डिफेंडेंट। ये सब एविडेंस से पहले इशू फ्रेम हो चुके हैं, है ना, या इशू फ्रेम हो रहे हैं दोनों स्टेज पे, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू, बट बिफोर द एविडेंस स्टार्ट्स। ठीक है, चलिए। इन एनी सूट द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट by the leave of court, देखा ना, plaintiff or defendant by the leave of court may deliver interrogatories in writing for the examination of opposite party or any one or more such parties, and such interrogatories when delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such person required to answer, provided that no party shall deliver more than one set of interrogatories to the person without the order for that purpose. Provided also that interrogatories which do not relate to any matter in question in the suit shall be deemed irrelevant, notwithstanding that they might be admissible in the oral examination of the witness. ठीक है, तो इंट्रोगेटरीज फैक्ट की है तो फैक्ट से भेजोगे। एक चाहो तो एक डिफेंडेंट को भेजो, चाहो तो बहुत सारे डिफेंडेंट, तो हर किसी को अलग अलग भेज दो। बट एक डिफेंडेंट को एक ही बार भेजोगे, एक सेट में 50 क्वेश्चन पूछ लो, कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं होगा 4 क्वेश्चन आज पूछ लिए, 4 क्वेश्चन परसों पूछ लो। आपको जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक ही बार में पूछो। वन सेट ऑफ इंट्रोगेटरी जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंट्रोगेटरीज टू बी सबमिटेड, ये रीड करना है, बाकी सब नहीं। कॉस्ट देखिए, इंट्रोगेटरीज की कॉस्ट कौन पे करता है? जो पार्टीज इंट्रोगेटरीज मांग रही है कॉस्ट वो कौन करता है ना। इंट्रोगेटरीज का फॉर्म कहाँ दे रखा है? फॉर्म नंबर 2 इन अपेंडिक्स सी। पीछे जाओगे ना सीपीसी के, तो अपेंडिक्स सी में फॉर्म नंबर 2 में इसका फॉर्म दे रखा है। APPC लिखा होगा, APPC का फॉर्म नंबर 2। देखा, मिला? पहले कोने पे APPC खोलो ना, पेज के कोने के ऊपर APPC लिखा होगा, अपेंडिक्स सी। पीछे जाओ, पीछे, सबसे पीछे जाओ। अरे हाँ, सबसे पीछे जाओ, फॉर्म्स जहाँ होते हैं। मिला? नहीं मिला?
मिल गया ना? इसी बहाने पेयर एक्ट देखना तो सीख ही जाओगे। मिला विभोर बेटा, मिला? मिलेगा क्यों नहीं? APPC लिखा होगा, देखना अपेंडिक्स या APXC लिखा होगा। इतना कहाँ चला गया तू? एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया बताओ? तब भी चलेगा। फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3 बात करता है आंसर की। मिला? सबको मिल गया? मिल गया? क्या लिखा है देखो, interrogatories on the behalf of the above mentioned plaintiff or defendant C and D for the examination of above named defendant या plaintiff, है ना? फिर उसके बाद वो did not, he has not, did not do this, he has not did etc, वो जितनी बातें हैं कि क्या आपने ये किया, कि आपने ऐसा किया, वो क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो ऐसे लिख दो कि कौन कौन से डिफेंडेंट को कौन कौन सा आंसर देना है, या एक है तो एक लिख दो, है ना? और फॉर्म नंबर 3 देखो, वो रिप्लाई भेजेगा ऐसे, द आंसर ऑफ द अबव मेंशन्ड इंटरोगेटरीज इज दिस एंड दिस, है ना? तो एक क्वेश्चनर की बुकलेट की तरह जाएगा ये। ठीक है, याद रखिएगा आप स्कैंडलियस, फ्रिवलियस, वेक्सिशियस, इंसल्टिंग, है ना, इस टाइप के इंट्रोगेटरीज नहीं भेजेंगे। कोर्ट हमेशा चेक करता है कि जो इंट्रोगेटरीज हैं वो मैलिशियस नेचर की नहीं है, फ्रिवलियस नहीं है, वेक्सिशियस नहीं है, स्कैंडलियस नहीं है। अगर ऐसा है तो अपोजिट पार्टी क्या है, इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर दे कैन चैलेंज द इंट्रोगेटरीज। अपोजिट पार्टी चाहे तो वो इंट्रोगेटरीज को चैलेंज कर सकती है। जब भी इंट्रोगेटरीज का आंसर आएगा याद रखिएगा, आंसर टू द इंट्रोगेटरीज 10 डेज में आएगा, विद एफिडेविट आएगा। टेन डेज के अंदर आता है, एफिडेविट के साथ आता है। ऑर्डर 11 का रूल 8। चलिए, द इंट्रोगेटरी शैल बी आंसर्ड बाय द एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन 10 डेज और विद इन सच अदर टाइम एज मे बी मेंशन। तो हमेशा याद रखिएगा जो इंट्रोगेटरीज का रिप्लाई आएगा वो एफिडेविट के में की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो this is the interrogatories or discovery of facts. Same way, if you talk about discovery of documents, अगर हम डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, है ना, रूल नंबर 12 to 14 बेसिकली, रूल नंबर 12 to 14 बात करता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्टी विल अप्लाई फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन जाएगी, पार्टी एप्लीकेशन देगी कि आई वांट दिस मैटर और दिस डॉक्यूमेंट टू बी डिस्कवर्ड।
उसके बाद वो देखेगा कि अच्छा ठीक है नहीं है क्या है कैसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट विल अलाउ द डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस। तो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट होता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। दे टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन होना है इसमें ना, तो कोर्ट विल अलाउ कर देगा। और उसके बाद द अपोजिट पार्टी हैव टू सबमिट। चलिए एक बार पढ़ते हैं। रूल 412 पढ़ लेते हैं। हाँ। नहीं कोर्ट में सबमिट होगा, कोर्ट में सबमिट होगा, उसकी कॉपी को कोर्ट से रिसीव करेगा। पार्टी को कोई सब कुछ नहीं जाता है, नहीं इंट्रोगेटरीज पार्टी को वापस जाती है, कोर्ट में सबमिट होती है, उसकी कॉपी मिलती है। पढ़ते हैं। A party may, without filing an affidavit, apply a court for another directing any other party to any suit to make discovery on oath of the document which are or have been in his possession or power relating to any matter in question thereof. On the hearing of such application, the court may either refuse or adjourn the same, or if satisfied, such discovery is not necessary or not necessary at that stage of the suit, or make such other order, either generally or limited to a certain classes of document, as the case may be, in the discretion of the तो कोर्ट चाहे तो अलाउ कर दे, कोर्ट चाहे तो रिजेक्ट कर दे, कोर्ट चाहे तो एडजर्न कर दे। कोर्ट के डिश है तो आप अप्लाई करेंगे, कोर्ट देख लेगा क्या करना है। ठीक है 14 पढ़ते हैं, 13 पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट शैल बी लॉफुल by the court at any time during the pendency of any suit to order the production of any part thereto upon oath of such of the document in his possession, power relating to any matter in question. In such suit, the court shall think right, and court may deal with such documents when produced in a manner as shall appear just. तो रूल 12 में और 14 क्यों पढ़ा मैंने, रूल 12 में कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकता है, और रूल 14 में कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर है कि वो जब मन चाहे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा सकती है। बस ये डिफरेंस है। इसके ऊपर वो 7 दिन का और वो 8 दिन का और वो 25 दिन वाला टाइम का कंसेप्ट कुछ नहीं है। आप किसी भी स्टेज पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। दीज आर नोन एज डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस पे हमें लिखना है, आई वांटेड टू राइट, समराइज कराना चाह रहा हूं मैं, इंट्रोगेटरीज पे और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स पे। एक क्वेश्चन आ जाता है एक बार, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंट्रोगेटरीज, है ना। तो एक आइडल आंसर लिख लेते हैं इसका। देखिए रूल ऑफ इंट्रोगेटरीज, तो पहले रूल ऑफ इंट्रोगेटरीज। अभी इंट्रोगेटरीज और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट का डिफरेंस समझ में आया नहीं आया प्लीज, है ना। तो गलती से भी, दोनों का प्रोसेस अलग है, मैं दोनों को अलग डिक्टेट करूंगा, गलती से भी एक मत कर देना। अभी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाकी है, थर्ड वाला पॉइंट इसका ही, है ना। लिखिए